कराम और शहर के सारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात यहाँ मौजूद थे, जिसका मकसद ये था कि जो जानलेवा हमला हज़रत खालिद मियाँ साहब पर हुआ परसों, जिसमें वो बाल बाल बच गए, अल्लाह ने फल फरमाया कि वो हमला जिस शिद्दत के साथ था उसमें आपकी जान बच गई, अल्लाह ने फल फरमाया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज आपने जो अपील की है कि पूरे महाराष्ट्र में अमन व अमान बनाए रखने के लिए नौजवानों को ख़ास तौर पर जो बहुत जज्बात में हैं, बहुत ही गुस्से में हैं, वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। कानून और ज़ाब्ते के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। उलमा ने यह तय किया है कि आने इस जुमा तक देखा जाए, अगर कार्रवाई में कहीं कोई कोताही पाई जाती है तो अगले जुमा को जो है वो उलमा फ़ैसला करके हर कानून और ज़ाब्ते के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। हज़रत, जिस तरीके से मस्जिदों से ऐलान करने की बात हुई है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए इमामों को? मसाजिद से यकीनन इस मरतबा इस जुमे को उलमा जो है मनशियात के कारोबारियों के ख़िलाफ़ बयान दर्ज कराएंगे और मनशियात से हो रहे नुकसानात, जो नौजवान नस्लें हमारी तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, चने कुरमुरे की तरह हमारे मोहल्लों में, गलियों में, इलाकों में नशा बिक रहा है, उसकी मजम्मत में जुमा को इंशाअल्लाह उलमा बयान देंगे। सीएम से मुलाकात की कुछ मुख्यमंत्री एडवोकेट यूसुफ अबरानी से गुजारिश की गई है कि वो मुख्यमंत्री का टाइम ले लें और बड़ी तादाद में उलमा और अइम्मा जो है मुख्यमंत्री से मिलकर महाराष्ट्र में सख्त से सख्त कानून बनाया जाए नशा फरोशों के खिलाफ। जी हज़रत, एक आखिरी सवाल है कि एक माफ़ीनामा का वीडियो चल रहा है, तो इस पर उलमा क्या 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 फरमान कर रहे हैं? देखिए, माफ़ीनामे के ताल्लुक से मामला ये है कि केस रजिस्टर हो गया है, केस रजिस्टर हो गया है और पुलिस ने मामलात की संगीनी को समझा है, जाना है, बड़ी सख्त धाराएं उसमें लगाई हुई हैं, तो माफ़ी का मामला जो है वो केस रजिस्टर हो गया है। अब ये है कि उसमें अइम्मा उलमा आपस में बैठ के तय करें। अभी तो मौके पे कानूनी कार्रवाई की बात होनी चाहिए। कल के दिन कोई किसी को मार के एक वीडियो बना दे के मुझसे गलती हो गई, मेरे भतीजे से गलती हो गई, मेरे भांजे से गलती हो गई, और माफ़ी मांगने वाला वो शख्स है जिससे पूरा इलाका परेशान है। माफ़ी मांगने वाला वो शख्स है कि पूरा इलाका उससे परेशान है। नशे का, मनशियात का कारोबार खुलेआम आप कर रहे हैं और उसके बाद आप टोपी लगा के माफ़ी मांग रहे हैं, ये क्या तरीका है भाई? सोनापुर में एक खातून निकाब पहन लिया और उसने हम लोगों के ख़िलाफ़ बयान दे दिया, वो बयान पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, मुझ पर जुल्म हो रहा है, मुझ पर ज़्यादती हो रही है और मनशियात का खुलेआम वहाँ कारोबार हो रहा है। तो ये कैसा क्या मामला है, ये बताइए आप। ड्रग्स के कारोबारी जो है वो लोगों को मैनेज करके खड़ा कर देते हैं। हज़रत, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से तमाम तरीके के जो हमले और जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि यूसुफ अबरानी साहब की अपील पर आप सब आए, और ख़ास तौर से मैं मोइन मियाँ साहब का, सईद नूरी साहब का, रिजवान साहब का भी शुक्र और हाफिज़ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि, और मौलाना कश्मीरी साहब, सभी लोग हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने लब्बैक कहा और यहाँ आए। रही बात, बहुत सी इसमें टेक्निकल बातें हैं जो जोश और जज्बात में नहीं होती है। ये जो मसला मैं अब तक जो सुन रहा था, मुझे अंदाज़ा लगा कि ये हो हल्ला करके उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, जैसा कि रिजवान साहब ने बताया। ठीक है, अब उस पर प्रेशर डालने के लिए जब तक पहले जो टेक्निकल बातें हैं जो रिजवान साहब ने बताया, उस पर ट्राई किया जाना चाहिए, उसको किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर वो चीज़ बनती नहीं है, उस पर प्रेशर डालना है, तो जैसा कि हमारे अबरानी साहब ने बताया कि अगले जुमा, ये जुमा नहीं, अगला जुमा, इसलिए कि बहुत नज़दीक है नहीं है, तो हम अपना कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है, जैसे आज आप आए हमारे बुलाने पे, अबरानी साहब के, मोइन मियाँ के साहब के से बुलावे पे आप आए, तो अगर आपका साथ रहा तो मुझे उम्मीद है कि काम हो जाएगा। लेकिन सुनिए आप, जैसा कि अबरानी साहब ने बताया कि हम थोड़ी देर के लिए जोश जज्बात में आते हैं,
गुस्सा आता है, सब कुछ जब आग लगा देंगे पूरे हिंदुस्तान में। फिर उसके बाद आप घर जाते हो, आपके घर वाले कहते हैं अरे कहाँ फंस रहे हो मौलाना के चक्कर में, जाओगे बिल्कुल सब हो जाएगा, ख़त्म कहानी हो जाएगी। और रिजवान साहब ने जो बताया, जो कमेटी है उसमें भी एक प्रॉब्लम है, बनेगी बनती ठीक है, लोग आके बताएंगे कहाँ ऐसा हो रहा है, उनको आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी कमेटी बनी है। कमेटी में ऐसे आदमी को लिया जाना चाहिए जो जैसे अब रिजवान साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, मौलाना हैं, कश्मीरी साहब हैं, ये लोग डरने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को लेंगे तो वो बेचारा कहेगा, वो वही लोग जो आएंगे जिनके खिलाफ आप बात करेंगे, वो आएंगे पूछेंगे कौन आया था तेरे पास मेरे खिलाफ बोलने के लिए, किसने खबर दिया है, वो डर के मारे बता देगा। तो उसमें एक चीज़ मैं अपनी तरफ से एक उसमें ऐड करना चाहता हूँ, ऐसे लोग चुने जाना चाहिए जो समाज में बेखौफ हों, जो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करते हों और किसी से नहीं डरते हों, उनका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। और एक बात आप सुन लीजिए, मैं सबको कहता हूँ, मौला अली फरमाते हैं कि तुम्हारी मौत ही तुम्हारी हिफाजत करती है। जब तक मौत नहीं आनी है, जब तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, और जब आना वक्त पूरा हो गया है तो 7 तालों के अंदर भी होगे, वहाँ से चली जाएगी। तो पहला ये यकीन करो, ठीक है। और हर शर में कोई ना कोई फ़ायदा है। भाई हम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, हम लोग तो जानते भी नहीं थे उनको, ठीक है। अब हमारा जो अभी हज़रत ने फरमाया कि साहब हो सकता है इसके अंदर ये जो आपने इन लोगों के ख़िलाफ़, नशा के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़, इसलिए कि वहाँ एक जब वो मारपीट हो रही थी उसमें किसी ने कहा अरे ये भी मौलाना ही बोलता है नशा के ख़िलाफ़। मेरे साहबजादे बड़े जो मोइज़ मियाँ हैं वो भी उसमें मुकर्रर खुसूसी थे प्रोग्राम में, उन्होंने भी बड़ा ज़ोरदार उन्होंने बयान दिया। तो मैं भी ऐसा हो सकता है, नहीं मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वही हो या ऐसी प्लानिंग हो, नहीं, लेकिन चूँकि ये आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दूर सोचते हैं लोग, इसीलिए इनका चल रहा है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो केस है इसके अंदर, वो जो आरोपी हैं वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए, उस पर बात करनी है। दूसरी ये है जैसे बताया रिजवान साहब ने कि इसके अंदर जो भाई इसलिए कि टेक्निकल बातें हैं, वो आम आदमी या हम और आप जैसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। तो वो जो चीज़ पहला स्टेप है ना, वो यही किया जाना चाहिए कि जो टेक्निकल बातें हैं, जो करना है वो किया जाए, मिलना मिलाना है वो किया जाए। उसके बाद प्रेशर डालने के लिए फिर जैसा आपको बुलाया जाए वो आप आएँ, और ये नहीं कि साहब आज आए हो कल फिर भूल जाओ, समझे नहीं। मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आज हमारे साथ हैं कल दूसरे किसी और के साथ हो गया तो कोई मालूम के जाने दो। देखिए उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनका हौसला बढ़ा हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ फिर तो किसी की खैर नहीं। और अगर उन्होंने प्लानिंग की तो बहुत बड़ी प्लानिंग किया उन्होंने कि मेन को मार दो, यहाँ से कुछ नहीं होगा तो आप किसी के अंदर ताकत ही नहीं होगा कुछ कर जाए, भले ही उसके बाद कुछ और हो जाए। इन्हें ऐसे जोश जज्बात वाले बहुत हैं लोग, जैसे अभी मौलाना जब बहुत जज्बे में आ गए, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो जज्बे में आ सकते हैं, लेकिन किसी को भी अपने तौर पे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। लोगों ने दहशत दिलाने के लिए, ठीक है ना, किसी को भी अपने तौर पे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और इसको इस पैगाम को आगे भी करें, किसी को अपने तौर पे कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। जो भी किया जाएगा वो कानून के अंदर रह के जो है ना वही हमें करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। और अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा वो इंतकाम लेता है, और अल्लाह जिसे मारना चाहता है ना फिर कहीं कोई रास्ता नहीं होता है। अल्लाह पे भरोसा करो, इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर फतेह याब होंगे, समझे कि नहीं। लीगल पोजीशन ये होती है कि एक बार कंप्लेंट एफआईआर फाइल हो गया तो कंप्लेंट को ये पावर नहीं कि वो माफ कर दें या केस को विड्रॉ कर दें। ये भी स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस एक्यूज्ड है, वो फैसला लीगली जो होगा वही होगा। और दूसरा ये कि हजरत अगर माफ करेंगे तब भी हम लोग माफ नहीं करेंगे,
ये इनका बड़प्पन है, ये दीनदार लोग हैं, मजहबी लोग हैं, ये इनके दिल में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ़ करना बड़ी बात है, लेकिन ये माफ़ करना इससे गुनाह बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और कायम बढ़ेगा। तो ये अवाम नहीं चाहती कि इनको माफ़ किया जाए। अब ये फैसला हमारे हाथ में है, हम लोग लीगली, पॉलिटिकली, सोशली लड़ेंगे और ऐसे लोग किसी भी इलाके में बसते हो उनके खिलाफ जोरदार कार्रवाई होगी। आप देखना आज के बाद लगातार ये मुहिम चलेगी। हजरत मोइन असफ साहब ने जो कैंपेन शुरू किया था, हम लोग फिर शुरू करेंगे और हर गली मोहल्ले में हमारा मैसेज पहुंचेगा और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मुहिम को इतना तेज कर दो। आज बड़े बड़े घरों में नौजवान बच्चे पढ़ लिख के क्वालिफाइड बच्चे नशा करते हैं, माँ बाप को मालूम भी नहीं है। इस तरह गरीब झुपड़ों में भी आप देखिए, नशा बेचने वाली औरतें हैं, मुस्लिम औरतें हैं। शर्म तो इस बात की कि हमारी कौम की मुस्लिम औरतें बुर्का में वो नशा बेचती हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है और कार्रवाई जोरदार होगी। सुबह आपने आह्वान किया था, धरना मोर्चा किया है डोंगरी पे, आप पब्लिक को बोल रहे हैं कि जुमा को जमा हो, क्या वो मुहिम नहीं देखिए, फ्राइडे का इस फ्राइडे का धरना पोस्टपोन हुआ है, ये अगले फ्राइडे पर गया है, क्योंकि काफी लीगल सलाह मिली है कि हम लोग देखते हैं कि 2 दिन में पुलिस क्या करती है, क्या कार्रवाई करती है। अगर हम लोग उनके काम से खुश नहीं हुए तो बाद में हम लोग नेक्स्ट जुमा का ऐलान करेंगे, लेकिन इस जुमा को नहीं। इसके पहले पुलिस कमिश्नर अपना डीसीपी से और सीएम से मिलने की बात चल रही है। तो जितने हमारे एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं और बाकी पॉलिटिकली मजबूत लोगों को लेके हम लोग मीटिंग करेंगे सीएम से। तो ये सब बातें जो हुई है उनके सामने पेश करेंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है वो देखते हैं हम लोग। देखिए, इस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ है कि जो आरोपी जिस किस्म का घिनौना काम इन लोग ने किए है उस चीज़ को सीरियसली लिया जाए और कानून की किताब के अंदर जितने भी जो चार्जेस बनते हैं उनके खिलाफ वो सारे के सारे चार्जेस लगाए जाएं और कानूनी तौर के ऊपर इस जंग को कोर्ट के अंदर लड़ा जाए और कोशिश करके सबसे पहले तो इनकी ज़मानत नहीं हो और चार्जशीट फटाफट फाइल करा के हम लोग चीफ जस्टिस के पास ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, सीपी के पास जाएंगे। एक स्पेशल कोर्ट बनेगी, एक स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए खास इस केस के लिए, ताकि ये केस जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल्द 2 से 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा ये केस चलेगा उतनी इनको शय मिलेगी। दूसरी बात ये मुकर्रर भी है कि एफआईआर के अंदर ये पता चला है कि ये लोग जो नारकोटिक्स का धंधा करते हैं, तो आज तक पुलिस ने नारकोटिक्स की इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ क्यों नहीं की। नारकोटिक्स से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के अंदर एंटी नारकोटिक्स सेल का एक सेपरेट यूनिट बना है जो कि अलग अलग जोन्स में है। नारकोटिक्स का धंधा सिर्फ डोंगरी में नहीं, डोंगरी की हर एक गली में और बम्बई के बहुत सारी गलियों में है और हर पुलिस स्टेशन की जो कमेटी होती है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि इस नारकोटिक्स के धंधे को क्लैम डाउन करे, उनको पता है कि वहाँ पे नारकोटिक्स का धंधा हो रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि एक्शन नहीं होता, बहुत एक्शन लिमिटेड हो चुका है। एंटी नारकोटिक्स सेल ही वो यूनिट है जिसको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए सीपी साहब को कि हर गली के अंदर, हर जगह के ऊपर जहाँ जहाँ इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन, हमारी अभी कमिटीज़ बनने वाली है मोहल्लों के अंदर, वो कमिटीज़ जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करेगी, इन्फॉर्मेशन गैदर करके एंटी नारकोटिक सेल के साथ में शेयर करेगी और एंटी नारकोटिक सेल से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सिटी को, मुंबई सिटी को शुरुआत से सबसे पहले नशा मुक्त करे। ये हमारा टारगेट है। और जहाँ तक इन लोगों का सवाल है, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस की है, शायद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने होम मिनिस्ट्री के अंदर एक सर्कुलर निकाला है कि मौका के लिए जो लागू करने के लिए पहले जो 2 चार्जशीट की ज़रूरत होती थी, अब शायद एनडीपीएस के लिए, नारकोटिक्स के लिए ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो सर्कुलर हाथ लगा और अगर वो कानून सही है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस को कि ये नशेड़ी लोगों के खिलाफ मौका लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अंदर रहे, इनको सज़ा मिले और जो बच्चे जो नारकोटिक्स की वजह से जिनकी जो नस्लें ख़राब हो रही है, इस चीज़ को रोका जाए।